अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहला डिसएडवांटेज है असेंबली लैंग्वेज का कि डेवलपमेंट टाइम। राइटिंग कोड इन असेंबली लैंग्वेज टेक्स मच लॉन्गर देन राइटिंग इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। जो कोड हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं टेक्स मच लॉन्गर, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है देन राइटिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन अगर यही कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए तो कम टाइम में हम कोड लिख सकते हैं। रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इट इज़ ईजी टू मेक एरर्स इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो पॉसिबल है कि वहाँ पर हम कोई एरर भी जनरेट करवा दें। द असेंबलर इज़ नॉट चेकिंग इफ़ द calling conventions and registers save conventions are obeyed. Nobody is checking for you if the number of push or pop instructions is the same in all possible branches and paths. There are so many possibilities for hidden errors in assembly code that it affects the reliability of security the projects unless you have a very systematic approach to testing and verifying. जब हम असेंबली लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें चांसेस हैं कि हम वहाँ पर एरर जनरेट कर दें। तो वो कुछ एरर्स ऐसी होती हैं कि जो हमारा असेंबलर जो है वो डिटेक्ट नहीं करता, तो वहाँ पर कोड की जो रिलायबिलिटी होती है या उसकी सिक्योरिटी होती है वो उसके ऊपर वो जो एरर्स होती हैं वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ डीबगिंग एंड वेरीफाइंग. Assembly code is more difficult to debug and verify because there are more possibilities for errors than in high level language. असेंबली लैंग्वेज को डिबग करना और वेरीफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें एरर के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस. फोर्थ पॉइंट इज़ मेंटेनेबिलिटी. असेंबली कोड इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एंड मेंटेन. असेंबली कोड को मॉडिफाई करना और मेंटेन करना मुश्किल होता है बिकॉज द लैंग्वेज अलाउज अनस्ट्रक्चर्ड स्पेगेटी कोड दैट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स दैट आर डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड थ्रू डॉक्यूमेंटेशन एंड अ कंसिस्टेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल आर नीडेड. असेंबली लैंग्वेज के कोड को मेंटेन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप जो है कंसिस्टेंटली अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आप काम करते रहे हैं या आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप असेंबली लैंग्वेज के कोड को मेंटेन करवा सकते हैं. पोर्टेबिलिटी. असेंबली कोड इज़ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक. प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक का मतलब है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकती है, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम नहीं करेगी. पोर्टिंग टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म इज़ डिफ़िकल्ट. दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कोड को पोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा. The number 6 point is system code can use intrinsic functions instead of assembly. Intrinsic functions कौन से होते हैं? Intrinsic function ऐसे होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जस्ट हमने उनको यूज़ करना होता है. इन प्रोग्रामर्स को कंपाइलर हैंडल करता है, ठीक है. इंट्रिंसिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कोड में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और हमने इनको बस यूज़ करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक. The best modern C++ compilers have intrinsic functions for accessing system control registers and other system instructions. जो C++ का जो मॉडर्न कंपाइलर है उसके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है कि जितने भी इंट्रिंसिक फंक्शंस है उसके थ्रू वो सिस्टम को और कंट्रोल रजिस्टर्स को दूसरी इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करवा सकता है. असेंबली कोड इज़ नो लॉन्गर नीडेड फॉर डिवाइस ड्राइवर्स एंड अदर सिस्टम कोड व्हेन इंट्रिंसिक फंक्शंस आर अवेलेबल. The seventh point is application code can use intrinsic functions or vector classes instead of assembly. The best modern C++ compilers have intrinsic functions for vector operations and other special instructions that previously required assembly programming. जो आजकल जो है मॉडर्न असम्बलर सिस्टम कंपाइलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं C++ में हैव इंट्रिंसिक फंक्शंस. इसमें बहुत सारी इंट्रिंसिक फंक्शंस हैं वेक्टर ऑपरेशंस के लिए और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के लिए दैट प्रीवियसली रिक्वायर्ड असेंबली प्रोग्रामिंग.
जो पहले जो हमारे पास प्रोग्रामिंग इंट्रिंसिक फंक्शंस होते थे जिनको असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत होती थी, लेकिन आजकल जो है हम C++ के ऐसे मॉडर्न कंपाइलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इन इंट्रिंसिक फंक्शंस को और वेक्टर ऑपरेशंस के लिए और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के लिए जो है इनफ हैं। नंबर 8 पॉइंट इज़ कंपाइलर्स हैव बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट इन रिसेंट ईयर्स। अब कंपाइलर्स जो हैं वो मौजूदा कुछ सालों में कंपाइलर्स इतने इम्प्रूव हो चुके हुए हैं कि वो बहुत सारे काम जो कि असेंबली लैंग्वेज या असेंबलर कभी प्रोवाइड करता था या आजकल प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, लेकिन जो आजकल के जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो बहुत सारा जो है वो जदीद हो चुके हैं। द बेस्ट कंपाइलर्स आर नाउ क्वाइट गुड। जो आजकल के कंपाइलर्स हैं बहुत ही बेस्ट हैं, बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़, इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं एंड एक्सपीरियंस टू ऑप्टिमाइज बेटर देन द बेस्ट C++ कंपाइलर। जहाँ असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करने के एडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ डीबगिंग एंड वेरीफाइंग। Looking at compiler generated assembly code or the disassembly window in a debugger is useful for finding errors and for checking how well a compiler optimizes a particular piece of code. अगर हम जो है कुछ डीबगर्स को देखें, डीबगर्स में हम जो कोड को देखते हैं वहाँ पर हम एरर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि किस तरह से एक कंपाइलर जो है एक ऑप्टिमाइज को पीस ऑफ कोड जो है वो जनरेट करता है या बनाता है। मेकिंग कंपाइलर्स। अंडरस्टैंडिंग असेंबली कोडिंग टेक्निक्स इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग कंपाइलर्स। अगर आप कोई कंपाइलर बनाना चाहते हैं तो कंपाइलर को बनाने से पहले आपको असेंबली लैंग्वेज की जो टेक्निक्स हैं वो पता होनी चाहिए। डीबगर्स बनाने के लिए भी आपको असेंबली लैंग्वेज की टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए एंड अदर डेवलपमेंट टूल। और जो आप उससे दूसरे डेवलपमेंट टूल बनाना चाहते हैं तो भी आपको असेंबली लैंग्वेज की जो टेक्निक्स हैं वो मालूम होनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट इज़ एम्बेडेड सिस्टम्स। स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स आप कह लें जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि जस्ट हमने यूज़ करने होते हैं एक स्पेसिफिक मकसद के लिए, एक ख़ास मकसद के लिए उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स हैव फ्यूअर रिसोर्सेज दैन PCs एंड मेन फ्रेम्स। जो हमारे पास स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं PC की निस्बत उसमें कम रिसोर्सेज होते हैं, कम डिवाइसेस होती हैं। Assembly programming can be necessary for optimizing code for speed or size in small embedded systems. तो स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए वहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है और जो हम छोटे लेवल के एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज़ हार्डवेयर ड्राइवर्स एंड सिस्टम कोड। हार्डवेयर के ड्राइवर्स और सिस्टम कोड। एक्सेसिंग हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, सिस्टम कंट्रोल रजिस्टर्स और सिस्टम कंट्रोल रजिस्टर्स को एक्सेस करने के लिए एंड सो ऑन मैनी समटाइम्स बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल विद हाई लेवल लैंग्वेज। ये अगर हम हार्डवेयर को एक्सेस करवाना चाहते हैं मीन्स वहाँ पर कोई कंट्रोल रजिस्टर्स को एक्सेस करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज इनफ नहीं होती, वहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स जो आपके ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किए रहते हैं। जो सिस्टम है उसके लिए वही ड्राइवर जो है वो यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप स्पीकर चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल कर दें, अगर आप प्रिंटर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्कैनर के ड्राइवर इंस्टॉल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 16 बिट आर्किटेक्चर है तो उसमें 16 बिट आर्किटेक्चर के ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे। अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है उसमें 32 बिट आर्किटेक्चर के ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे। अगर 64 बिट आर्किटेक्चर है तो वहाँ पर 64 बिट आर्किटेक्चर के ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे। मीन्स जो डिवाइस जिस टाइप की है उसमें उसी तरह के ड्राइवर्स इंस्टॉल हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हाई लेवल लैंग्वेज इनफ नहीं होती तो वहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर को एक्सेस करवाने के लिए और कंट्रोल रजिस्टर्स को एक्सेस करवाने के लिए। Number 5th point is accessing instructions that are not accessible from high level language.
ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस नहीं हो सकती, वहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करवाने के लिए। सर्टेन असेंबली इंस्ट्रक्शंस हैव नो हाई लेवल लैंग्वेज इक्विवेलेंट। कुछ असेंबली लैंग्वेज के ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस नहीं हो सकती, वहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज ही के थ्रू उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करवा सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट इज सेल्फ मॉडिफाइंग कोड। सेल्फ मॉडिफाइंग कोड मीन्स ऐसा कोड जो कि खुद को चेंज करने की एबिलिटी रखता है, उस कोड को हम कहते हैं सेल्फ मॉडिफाइंग कोड। सेल्फ मॉडिफाइंग कोड इज़ जनरली नॉट प्रॉफिटेबल। जनरली प्रॉफिटेबल नहीं होता बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद एफिशिएंट कोड कैशिंग, जो कि क्योंकि ये इंटरफेयर करता है एफिशिएंट कोड जो कि एफिशिएंट कोड कैशिंग में इंटरफेयर करता है। It may, however, be advantageous, for example, to include a small compiler in math programs where user-defined functions has to be calculated many times. The number 7 point is optimizing code for size. Storage space and memory is so cheap nowadays. As you know, जो स्टोरेज स्पेस है वो चीप हो चुकी हुई है, मीन्स हम कम पैसों में बहुत अच्छी खासी मिकदार में जो है वो मेमोरी जो है वो एक्सेस करवा सकते हैं। दैट इट इज़ नॉट वर्थ द एफर्ट टू यूज़ असेंबली लैंग्वेज फॉर रिड्यूसिंग कोड साइज़। तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि कोड को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। हाउएवर कैशे साइज स्टिल सच अ क्रिटिकल रिसोर्स। लेकिन जहाँ पर दूसरी मेमोरीज़ को देखा जाए, लेकिन वहाँ जहाँ अगर हम कैशे को देखें तो कैशे का जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरीज इज़ वेरी स्मॉल, दैट इट मे बी यूज़फुल इन सम केसेस टू ऑप्टिमाइज़ अ क्रिटिकल पीस ऑफ कोड, जो कि यूज़फुल होता है कुछ जो हमारे पास ऑप्टिमाइज कोड जो कोड होता है उसका जो पीस ऑफ कोड होता है उसको कैशे में एडजस्ट करवाने के लिए वहाँ पर कोड के साइज़ को छोटा करना पड़ता है फॉर साइज़ इन ऑर्डर टू मेक टू इट फिट इनटू द कोड कैशे। Number 8 point is optimizing code for speed. Modern C++ compilers generally optimize code quite well in most cases, but there are still cases where compilers perform poorly and where dramatic increases in speed can be achieved by careful assembly programming. कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर जो स्पीड होती है वहाँ पर अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस या कंपाइलर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पीड को इफ़ेक्ट करती है। तो स्पीड को इंक्रीज़ करवाने के लिए सम सिचुएशंस में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह कि हमने अभी पढ़ा कि एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं, जो स्मॉल लेवल के एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, अगर वहाँ पर हम कंपाइलर्स वगैरह इस्तेमाल करें या हाई लेवल लैंग्वेजेस में वहाँ पर अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर उसकी उन सिस्टम्स की उन डिवाइसेस की स्पीड स्लो हो सकती है। लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज की वजह से कंपाइलर्स की निस्बत वहाँ पर हम स्पीड इंक्रीज़ करवा सकते हैं। But 9 point is function libraries. The total benefit of optimizing code is higher in function libraries that are used by many programmers. The number 10 point is making function library compatible with multiple compilers and operating systems. It is possible to make library functions with multiple entries that are compatible with different compilers and different operating systems. This requires assembly programming. तो ये था आपका लेक्चर जो कि बहुत ही आसान था। इसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े कि जो लैंग्वेज के बारे में जिस लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद और नुकसान और किस हद तक हमारे लिए हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है और किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने एडवांटेजेस भी पढ़े और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े कि किन सिचुएशंस में हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं और किन सिचुएशंस में हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे जो मेन पॉइंट है कि अगर हम कोई कंपाइलर बनाना चाहते हैं या फिर कोई डेवलपिंग टूल बनाना चाहते हैं तो जब तक हमें असेंबली लैंग्वेज के टेक्निक्स के बारे में पता नहीं होगा तो तब तक हम वो डेवलपिंग टूल जो है वो तैयार नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। अगर किसी पॉइंट का समय नहीं लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ये नेक्स्ट का लिखा हुआ है। अरे ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको हम रीड कर लेते हैं।
The term assembly language and machine language are sometimes erroneously used synonymously. Machine languages consist of instructions directly executable by the processor. Each machine language instruction is a binary string containing an opcode, operand references, and perhaps other bits related to एग्जीक्यूशन सच एज फ्लैग्स। ये तो अंडरस्टूड है कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो नंबर ऑफ़ बिट्स के साथ जो है डेवलप होती है और डायरेक्टली हमारा जो प्रोसेसर होता है उसको एग्जीक्यूट करवाता है, क्योंकि जो हमारा हार्डवेयर है वो भी ज़ीरो वंस को जानता है। इस वजह से वहाँ पर किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती जो कि मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे और इसको एग्जीक्यूट करवाए। तो डायरेक्टली मशीन का जो कोड होता है वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो जाता है। मीन्स जो हमारा प्रोसेसर होता है उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा देता है। For convenience, instead of writing an instruction as a bit string, it can be written symbolically with names of opcodes and registers। तो अगर हम वहाँ पर अपनी आसानी के लिए मशीन लैंग्वेज के बजाय वहाँ पर कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर लें, मीन्स ऑपकोड्स का इस्तेमाल कर लें या रजिस्टर्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें। एन असेंबली लैंग्वेज makes much greater use of symbolic names, including assigning names to specific main memory locations and specific instruction locations. Assembly language also includes statements that are not directly executable but serve as instructions to the assembler that produces machine code from an assembly language program.